नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बरेली में बवाल और जो साजिश है वो बिहार टू बंगाल है। आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर दर शहर माहौल खराब करने की खूब साजिश की गई है और करने की कोशिश आगे भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी साजिश थी बरेली में। बाकायदा प्लानिंग की गई। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में बड़े बवाल की तैयारी थी, योजना थी। हालांकि पुलिस के पास इसके पहले से कुछ इनपुट थे, जिसकी वजह से शहर को धक्काने की जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि जो खुलासे अब हो रहे वो बताते हैं कि जुमे के दिन बरेली को जला दिया जाता। बिहार से लेकर बंगाल और कई राज्यों से दंगा भड़काने के लिए स्पेशली लोगों को बुलाया गया था। 25 सितंबर की रात एक मैसेज से चिंगारी भड़क उठी, लेकिन चिंगारी आग में तब्दील हो जाती इससे पहले सब कुछ कंट्रोल में कर दिया गया। हालांकि पत्थरबाजी और माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि बरेली को नफरत की आग में झोंकने की तैयारी क्या थी? क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई? क्या यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर साजिश रची गई? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाएं। खुल रहे एक एक राज, कैसे भड़की हिंसा फसाद, किसने दहशत फैलाई, दूसरे राज्यों से आए दंगाई, बरेली में बवाल, साजिश, बिहार टू बंगाल। बरेली हिंसा की गुत्थी सुलझाने में अब पुलिस को वो सबूत मिल गए हैं जिससे हर साजिश बेपर्दा हो रही है। आई लव मोहम्मद के नाम पर किस तरह से बरेली को सुलगाने की साजिश थी, इसका हर एक कनेक्शन सामने आ रहा है। व्हाट्सएप मैसेज से लेकर किस किस राज्य से दंगाई बरेली आए थे, सारे राज खुलते जा रहे हैं। बरेली हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बरेली में दंगा भड़काने के लिए बाकायदा साजिशन बाहरी राज्यों के लोगों को बुला लिया गया था। इन राज्यों में प्रमुख तौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार के लोग थे। इन्हें हिंसा भड़काने के लिए बुलाया गया था। अब पुलिस इन बाहरी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि कैसे किन किन लोगों की मदद से बरेली में बाहर से लोग आए थे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, कि जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे। और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फ़ोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी इस मामले में रासुका या गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है? कितने लोग बाहर से आए थे इस बीच में शामिल हुए? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है। हम लोगों के जो अपने SOG सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करें। और कितना मोटा अमाउंट होगा लोगों का जो संख्या इकट्ठा होगी? कितने लोगों पे ऐसा कहा जा रहा है 40,000 लोग इकट्ठा करने की बात नहीं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पे तो इकट्ठा हो ही नहीं पाए। जो हम लोगों की नाकाबंदी थी, हम लोग क्योंकि हम लोग अवेयर थे पहले से ही कि इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत अत्यधिक भीड़ की जाए, तो हमारी नाकाबंदी और बैरिकेडिंग शहर के चारों तरफ थी। और इसलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे भीड़ को मर्ज नहीं करने दिया गया। अगर भीड़ एक जगह पे मर्ज होती है तो भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो हमारे पास जो भी बैरिकेडिंग पे राजपत्रित अधिकारी GOs लगे थे, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे रोका और इसीलिए 10 FIR दर्ज हुई हैं कि अलग अलग 10 पॉइंट्स पे पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव या सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया गया। इसीलिए इन 10 पॉइंट्स पर FIR हुई है। सिंगल पॉइंट कोई ऐसा नहीं था जहाँ पूरी भीड़ को मर्ज करने को अलाउ करने दिया गया। और हम लोगों को इसलिए बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कंडीशन में इस भीड़ को हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे
चाहे वो इस्लामिया ग्राउंड हो, चाहे कोई और अन्य पॉइंट हो, हम सेंट्रल पॉइंट पे इस भीड़ को नहीं पहुंचने देंगे। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल के सामने है पुलिस को टारगेट किया गया था? पुलिस के जो लोग घायल हुए हैं, क्या क्योंकि जो FIR है उसमें इस बात का मेंशन है कि पुलिस के ऊपर जब पुलिस ने रोका था तो पुलिस को उन्होंने कहा था कि तुम लोग पीछे हट जाओ और तुम्हारे बहुत बुरा हो। तो क्या पुलिस को टारगेट करने का इन्होंने प्लान किया था? ऐसा भी क्या इन्वेस्टिगेशन? पुलिस तो विजिबल फेस है ही पुलिस, क्योंकि हर बैरिकेड पे पुलिस लगी हुई है। तो अगर कोई गलत काम करने जा रहा है, कानून तोड़ने जा रहा है, तो पहला फ्रंट पुलिस ही है जो उसको रोकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कानून तोड़ने के लिए इच्छुक है या कानून तोड़ना चाहता है, तो पुलिस जो सामने खड़ी है उसी को अपोज करेगा, और यही काम इनके द्वारा किया गया और हमलावर होकर किया गया। इसीलिए हम लोगों ने इतने कठोर कार्रवाई। दरअसल पुलिस को वो सबूत भी मिल गया जिसने इस पूरे घटनाक्रम की साजिश को बेनकाब कर दिया है। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज से शहर को आग में झोंकने की पूरी तैयारी थी। तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड से जारी अपील और उसके बाद उसी लेटर को फर्जी बताकर फैलाया गया मैसेज, यही वो चिंगारी थी जिसने 26 सितंबर को बरेली की सड़कों पर हिंसा भड़काने की तैयारी थी। बरेली हिंसा की जड़ एक व्हाट्सएप मैसेज बना। आरोपी नदीम ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड पर जारी शांति अपील को फर्जी बताकर ग्रुप में मैसेज डाला, जिससे भीड़ भड़क उठी। पुलिस ने तौकीर रजा को मुख्य आरोपी और नदीम को आरोपी नंबर 2 बनाया है। हालांकि बरेली पुलिस के पास पहले से ही हिंसा की कोशिश की आशंका की खुफिया रिपोर्ट थी। LIU, स्टेट इंटेलिजेंस और IB से इनपुट आने के बाद पुलिस ने शहर को छावनी में बदल दिया था। बरेली को कई सेक्टर में बांटा गया था। हर सेक्टर में एडिशनल SP रैंक का अधिकारी तैनात किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके बावजूद नदीम के मैसेज ने हालत बिगाड़ दी। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन वे खुद अपने समर्थक फरहद के घर रुक गए। नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर निकली और पुलिस पर नारेबाजी के साथ पथराव शुरू हो गए। हालांकि पुलिस की तैयारी पहले से थी, जिससे बरेली को आग लगाने के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बरेली में हिंसा कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत एक प्रयोग भी था। बाहरी लोगों का आना और आधी रात मैसेज के जरिए माहौल खराब करना। लेकिन पुलिस को अब एक एक सुराग मिलता जा रहा है, जो बरेली हिंसा के गुनहगारों का काला चिट्ठा खोलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो साजिश बड़ी थी, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उस पर कंट्रोल कर लिया, खुलासा कर दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तारिक खान है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है तारिक खान साहब आपका। मोहम्मद फाजिल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत स्वागत है फाजिल साहब आपका। आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हिंदू धर्मगुरु के तौर पर आपका भी। और साथ में महेश वर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है महेश जी आपका। आप सब हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उसके पहले सबसे मैं जाऊंगा अरुण जायसवाल, मेरे सहयोगी बरेली से जुड़ चुके हैं। अरुण, जो अब खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में बड़े संजीदा हैं। पुलिस के पास पहले से इनपुट थे, वहां पर लोगों को एकत्रित करने के लिए, नमाज अदा करने से पहले एक जुलूस निकालने के लिए, आइलम मोहम्मद के लिए पैगाम देने की बात थी, उस पर कमोबेश सहमति भी बन गई थी। लेकिन जो सहमति बनी थी उससे इतर रात में व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि ऑफिशियल था नहीं था, एक लेटर जाता है और कहा जाता है कि ये जो समिति बनी है ये फर्जी है, और वहीं से मामला बिगड़ता है। सिर्फ इतने तक सीमित नहीं था, बल्कि बिहार और बंगाल से भी लोग बुलाए गए थे। तो प्लानिंग लंबी थी और लंबे समय से थी। अरुण, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी जी, आई आवाज आपको। अरुण, मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूं कि जो अब खुलासे हो रहे हैं बहुत संजीदा है, क्योंकि जो अब तक जानकारी मिल पाई कि तौकीर रजा, उनके लोगों ने सिर्फ बरेली को जलाने या बरेली में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके लिए लोगों को बुलाया गया बिहार से, बंगाल से भी, और उनको जो समझाया गया था वो कुछ तस्वीरें जो उस वक्त में हमने देखी, उससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि क्या सोच कर आए थे। देखिए, तौकीर रजा की मैं बात करूं तो तौकीर रजा पूरे शहर को जलाना चाहते थे, बरेली शहर में आग फैलाना चाहते थे। तो यही उनके मंसूबे थे, काफी महीनों से उनकी तैयारी चल रही थी, और कहा यह जाए कि सूचना योजनाबद्ध तरीके से इनकी तैयारी चल रही थी। बिहार से भी लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, बंगाल के भी लोग यहाँ पकड़े गए हैं। मैं बात करूं तो बरेली जिले से बाहर की जो जिले है वहां से भी लोग आए थे। देखिए, आज पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर किए गए हैं, 2 लोगों के एनकाउंटर किए गए हैं, उनके पैर में गोली मारी गई है, तो उसमें शाहजहांपुर जिले के भी 2 लोग बताए जा रहे हैं।
रहे हैं और जो आज बरेली के किला थाने क्षेत्र से पकड़े गए हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो भी खुलना बाकी है। एक के बाद पुलिस एक लगातार खुलासा करती जा रही है और इस कड़ी में जो है बराबर गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। अब तक 82 गिरफ्तारी जो है बरेली से हो चुकी है और जेल लगातार भरती जा रही है। और देखने वाली बात यह है कि अभी एसएसपी जो हमारे हैं अनुराग आर्य, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे और फोटो वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से जो कैमरे से फोटो लिए गए थे उनके माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को पहचाना जा रहा है और उनके घर मोहल्ले और जो भी लोग बरेली छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको वहां से भी वापस लाकर जेल में भरा जा रहा है। और अभी ये प्रक्रिया चालू रहेगी। बहुत सारी कार्रवाई ऐसी भी की गई है कि बरेली के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और इस तरह की कार्रवाई अभी मुझे लगता है कि और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर बरेली से देखने को मिलेगा। अरुण, अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है मामला तब जबकि यहां पर आपने बताया कि कैसे पुलिस के जरिए खुलासा हो रहा कि कहां कहां से लोगों को बुलाया गया, क्या क्या प्लानिंग थी। अब इसमें कुछ डिटेल और भी मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए आप साझा करें कि पुलिस कितनी संजीदगी बरत रही है, क्योंकि हिंदू त्योहारों का भी इस वक्त दौर चल रहा। उस बीच में एक तरफा कार्रवाई का पुलिस पर आरोप भी है, सरकार पर राजनीतिक आरोप तो लगता रहता है, वो अलग विषय है, लेकिन शहर का माहौल संजीदा रहे, वो खराब ना हो, लोगों के बीच में कोई वेबनस ना हो, इसका ख्याल भी रखना है और उसके बीच में खुलासा करना है। जो तौकीर रजा का करीबी जो नफीस वो गिरफ्तार होता है, ये वही नफीस है जो कल तक पुलिस को हाथ काटने की धमकी दे रहा था, अब वो कई खुलासे कर रहा। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये वही नफीस है जो पुलिस को धमकी देते हुए नजर आया था। इसने कहा था कि पुलिस वालों की मैं वर्दी नोच लूंगा और इनके हाथ काट दूंगा अगर इन्होंने हमारे लोगों को हाथ लगा दिया। तो ये वही नफीस है जो हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिया है वीडियो में और पुलिस के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दिया। ये वही नफीस है, ये वही गुंडे हैं, ये वही बदमाश लोग हैं जिन्होंने बरेली को जलाने की कोशिश की थी। मैं बात करूं मौलाना तौकीर रजा की, तो उनका पूरी तरीके से ये प्लान था कि इन त्योहारों के अंदर जो हिंदू लोगों के त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, इनके अंदर दंगा फैलाया जाए और बरेली को कर्फ्यू लगाया जाए और बरेली को जाम किया जाए। लेकिन वो शायद ये भूल चुके थे कि बरेली के अंदर योगी की सरकार है और योगी की सरकार है तो इस तरीके के दंगे बवाल यहाँ पर होना नामुमकिन है। और वही हुआ, देखने को मिला कि ताबड़तोड़ जिस तरीके से यहाँ कार्रवाइयां चल रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। मुझे लगता है कि ये आंकड़ा गिरफ्तारी का कम से कम 150 के पार जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से कि आज जो मौलाना तौकीर रजा के जो भाई हैं उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके सरकार को और पुलिस को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो गलत कार्रवाई कर रही है, महिला को छेड़ रही है, लोगों घर में घुस के जबरदस्ती लोगों को पकड़ के ला रही है। अब उनसे ये पूछना चाहेंगे कि जब भी पुलिस किसी भी कार्रवाई करने जाती है तो हम जैसे रिपोर्टर, स्थानीय रिपोर्टर वहां मौजूद रहते हैं, सैकड़ों कैमरे वहां पर रहते हैं, तो किस तरीके से पुलिस जो है उनकी महिलाओं को छेड़ देती है। तो ये सोचने वाली बात है। फिर भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिया गया है और ये चेतावनी दी गई है कि अगर पुलिस एक्शन नहीं रोकेगी तो हम एक बड़ा जुलूस फिर से निकालेंगे। यानी बरेली को जलाने की कोशिश थी और अभी भी भड़काने की कोशिश है। अरुण, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब भी कोई क्राइम होता है या इस तरीके की कोई घटनाक्रम को अंजाम देने की फिराक में रहता है तो वहां पर देखा जाता है कि मोटिव क्या है। बरेली को जलाना एक इंटेंशन थी, लेकिन जलाने या भड़काने के पीछे का मोटिव क्या था, पुलिस अब तक इसका खुलासा कर पाई है, कुछ बताया है? देखिए, साफ तौर में इसमें मैं आपको तौकीर रजा का मोटिव बता देता हूं। तौकीर रजा अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, मुसलमानों का खुदा कहते हैं अपने आप को, और वो ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों की हर चीज को बड़ा चढ़ाकर सरकार तक पहुंचाता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं 2 साल से वो तौकीर रजा ठंडे पड़े हुए थे क्योंकि बरेली की कमान जो है एसएसपी अनुराग आर्य के हाथ में थी, उनके हाथ पैर चल नहीं पा रहे थे। तो उनके दिमाग में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुसलमान मुझसे कहीं टूटता नजर आए, तो वो अपनी ताकत को जो है तरीके से आजमा रहे थे। और इसीलिए उन्होंने पिछली देखिए, मैं अगर 1.5 साल पहले जाऊं तो 1.5 साल पहले भी इन्होंने इसी तरीके से एक जुलूस के लिए इकट्ठा किया था। यही इस्लामिया ग्राउंड था और यहीं पर उन्होंने 20,000 लोगों को इकट्ठा किया था और वहां भी बवाल हुआ था। लेकिन उस वक्त पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई थी और तौकीर रजा को हिदायत देकर छोड़ दी गई थी। लेकिन आज मामला दूसरा है। आज पुलिस ने तौकीर रजा को जेल के पीछे पहुंचा दिया है। और देखिए, उनकी मंशा थी साफ तौर पर यही थी कि मैं राजनीति हूं, अपनी राजनीति चमकाऊंगा और मुसलमानों को एक तरफ करूंगा। आने वाले देखिए 27 का जो चुनाव है इसकी ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वो चुनाव में नहीं उतर पाएंगे। बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। फाजिल साहब, हमारे सहयोगी को आपने सुना, पुलिस ने क्या अब तक खुलासा किया, क्या इनपुट है और आगे क्या खुलासे होंगे उस पर तो सबकी निगाह है। लेकिन मुसलमानों का रहनुमा बनना या फिर रहनुमाई के नाम पर बरेली या किसी शहर को जलाना, क्या कोई इंसानियत कहीं से
इस बात का तकाजा करती है? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? किसी राजनीतिक मंशा की वजह से, अपने आप को बहुत बेहतर बताने की कोशिश में, किसी भी वजह से, कोई भी मोटिव, आपको लगता है कि हाँ ये कदम ठीक था? क्योंकि जो अब तक खुलासे हैं, मुझे लगता है कि शायद बहुत एक तरफा बात नहीं है, पुलिस पर या सरकार पर आरोप लगा के बात खत्म नहीं हो जाती। देखिए, हमको तो लग रहा था कि आपने किसी भाजपा के कार्यकर्ता को अपना माइक पकड़ा दिया। हमको तो रिपोर्टर वो कहीं से लग ही नहीं रहे। तो आपका अपना ऐसा चश्मा लग है रहा सर। था कि वो भाजपा का वो पक्ष मेरा रख रहा है। मेरा मेरा अपना रिपोर्टर ही है सर, वो अपनी जानकारी और अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था। नहीं, आप देखिए, आप हमारे व्यूज को नहीं चेंज कर सकते। नहीं, आप हम अगर दर्शक अगर हैं। आपके अपने व्यूज को और आप आपका चाहते हैं कि ना रिपोर्टर चेंज करूं, तो मेरे भाजपा रिपोर्टर का को अपना आप ये भी नहीं कह कार्यकर्ता सकते ना सर। एक मिनट सर, फाजिल साहब, मैंने आपको अब आप सम्मानित हमको तरीके से अपने बुलाया, ऊपर आप कुछ अपनी छिटा बात मत पूरी पड़ने रखिएगा, दीजिए। मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन मेरे सहयोगी, मेरे रिपोर्टर कम को अपने आप ऊपर तो बीजेपी उसका का छिटा मत प्रवक्ता या डालने दीजिए, बीजेपी का जो नेता मत रिपोर्टर बताइए। कर दिया, नहीं, छोड़ दीजिए। कम से कम वो आप तो वो काम मत कीजिए जो आपका रिपोर्टर नहीं, बोल रहा एक है। मिनट सर, फाजिल साहब, गुजारिश कर रहा हूँ। वही फाजिल चस्पा, साहब, वही फाजिल साहब, चस्पा फाजिल आप साहब, चाहते हैं क्या? फाजिल साहब, फाजिल साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा बोलने के लिए, आप अपना पॉइंट जो होगा आप रखिएगा। लेकिन मेरे रिपोर्टर, मेरे सहयोगी को बीजेपी का नेता, प्रवक्ता या पुलिस का नुमाइंदा ये बताने की कोशिश मत करिएगा। मैंने आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है, आप लॉजिक के साथ अपनी बात रखिए। अब अपनी बात रखिए। अब तक जो खुलासे हुए हैं उस पर आपको क्या लगता है? अभी भी एक तरफा कार्रवाई हो रही है सर? फाजिल साहब, क्या खुलासा हुआ बताइए? अभी तो कोई खुलासा सामने आया? भाई अभी तक के जो लोग खुलासे नमाज तो मैंने पढ़ के आपको निकले, बता दिया। सुनिए। व्हाट्सएप चैट में क्या सुनिए, था, जो खुलासा हम किन बता लोगों रहे को हैं। बुलाया गया, लोग नमाज कहां सुनिए। कहां से शहर से आए, क्या इन खुलासों को आप नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो आप बोलिए। अरे भाई, हम 25 साल से राजनीति का अनुभव है मेरा। अरे आप 50 साल से करिए, उस समय क्या भाई? हम लोग को नहीं पता है क्या? भाई आप 50 साल से करिए, आप 25 नहीं, आप 50 साल से करिए और आने वाले 50 साल तक करिए। मुझे उससे मतलब नहीं है ना। मेरा सवाल यह है कि आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि आपको अगर लगता है कि हाँ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सीखने वहां से लेबर आते हैं बंगाल से। अच्छा, लेबर वहाँ पे कशीदाकारी होती है ना बरेली के अंदर, उसके सीखने वाले बंगाल, आसाम, मिदनापुर, सब जगह से लोग आकर के वहां पे सीखते हैं और काम भी करते हैं। उन्हीं को पकड़ के आप कहिए कि तो बंगाली है, वहां से आया था दंगा फैलाने। अरे बरेली के लोग बरेली जलाएंगे, हम अपना घर जलाएंगे। हम जहां रहते हैं हम अपना घर जलाएंगे। अरे लोग सुनिए, जामा मस्जिद में जुमे की नमाज मुसलमान जामा मस्जिद में पढ़ता है। एक साथ 4000 5000 लोग निकले और पुलिस ने लाठी चलाना शुरू कर दिया। कोई बात ही नहीं थी वहां। और तौकीर आजाद तो पहले से ही पुलिस की कस्टडी में थे, नमाज से जो 4 घंटा पहले ही पुलिस कस्टडी में थे वो। और पुलिस उनको जुमे की नमाज पढ़ाई दूसरे मस्जिद में ले आकर के। कोई बात ही नहीं थी। अभी तक पुलिस कोई किसी ने कहा कि हमारा घर जल गया, हमारी गाड़ी जल गई, पुलिस ने उल्टा पुलिस पे FIR होना चाहिए। पुलिस ने बेगुनाह लोगों को लाठी भाजना शुरू कर दिया। जैसे ही लोग मस्जिद से निकले, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी, अकारण लाठीचार्ज कर दिया। कोई वजह ही नहीं थी, ना तो किसी ने कोई तोड़फोड़ किया, ना किसी ने किसी को मारा। एक प्री प्लान कहानी बना करके, एक प्रयोजित किसने प्री प्लान कहानी किसने बनाई? और अब कह रहे कि ये मिल गया, वो पुलिस तो कहता ही है हमेशा यही। योगी जी जब रो रहे थे लोकसभा के अंदर, तो वो भी तो यही कह रहे थे कि पुलिस ने हमारे साथ नाइंसाफी की। मुलायम सिंह यादव ने उनको अरेस्ट करके जिस तरह से उनको वो हर समय दंगा कराते थे, तो उस जब पार्लियामेंट में रोए थे तो वो भी यही कह रहे थे कि पुलिस ने हमेशा हमारे साथ है। जब सरकार में, अब आप इस समय सरकार में हैं, आपको पुलिस अच्छी लग रही है। जब ये सरकार चली जाएगी तो यही पुलिस को आप खराब लगेंगे, आपका चैनल बंद हो जाएगा, आप पर तमाम जांच शुरू हो जाएगी। यही पुलिस करेगी। समय की बात होती है जब जिसकी अच्छा एक बात बताइए। अच्छा नहीं, आपने काफी ज्ञान दे दिया, काफी धमका भी लिया इसी बहाने। अब हो गया फाजिल साहब, भाषण नहीं देना है। आप मुझे बता दिया आपने कि 25 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, तो हर मंच पर भाषण नहीं दिया जाता है। ये डिबेट का मंच है, इस पर चर्चा होती है, इसमें कई मेहमान और भी होते हैं और उनकी बारी भी होती है। अब जरा ये बताइए। नहीं, घबरा तो मैं बिल्कुल नहीं रहा हूं। आपको लगता है कि मैं घबराऊंगा आपसे? फाजिल साहब, आपको लगता है मैं घबराऊंगा आपसे? भाई 25 साल की आपकी राजनीति होती होगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्या आप ये मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि हाँ जिस वक्त ये कहा गया था कि पुलिस दंगे करती है या कराती है, उस वक्त दंगे कराए जाते थे, जिसका भी आपने कोट किया कि हाँ योगी जी ने या किसी ने कहा था इस बात को, पुलिस ने उस वक्त भी दंगा कराने वालों को रोका था, दंगा हुआ था उस समय? या समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती थी, ये ऐसा होता था क्या? यही पुलिस खराब थी, यही पुलिस पर आरोप लगा। भाई मेरा सवाल सीधा है, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि उस वक्त में भी पुलिस
दंगा कराने वालों के साथ रहती थी, उनको आगे बढ़ाती थी, जो अभी आपने कहा। बिल्कुल रहती थी। गोरखपुर दंगे और सरकार की परिस्थिति में होती थी, मतलब पुलिस उस वक्त सरकार के साथ मिलकर जो लोग अच्छा काम करते थे उनके खिलाफ काम करती थी। ये मान लिया आपने? तब की सरकारें, तब के सरकार के लोग, तब के सरकार में मुख्यमंत्री तब तो नहीं कहते थे। आज आपका ज्ञान बहुत निकल आया। बहरहाल महेश वर्मा, सुन लिया आपने, फाजिल खान को आपने सुन लिया। उनका यह कहना है कि वहां पर मासूम लोग थे, वो मासूम लोग जो कि बंगाल और बिहार से आते हैं काश्तकारी करने के लिए, रोजी रोटी के लिए। वो लोग निकले थे जुमे की नमाज में और वहां पर पुलिस ने एक जगह पर उनको घेर लिया। बरेली के लोग भी थे, वो भी जुमे की नमाज अदा करने गए थे, उनको भी घेर लिया। बिना किसी कारण अकारण उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ना एक पत्थर उन्होंने मारा, ना ही पत्थरबाजी वहां पर हुई। और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो भी एक तरफा है। पूरा ज्ञान आपने सुन लिया और मेरे रिपोर्टर को भी उन्होंने बता दिया कि बीजेपी का रिपोर्टर या बीजेपी का नुमाइंदा उनको लग रहा था। रह गए तो आप खुद ही बताएंगे कि क्या। अरे भाई भाषण बंद करिए अपना। महेश वर्मा की बारी है, बंद करिए अपना भाषण। अपना भाषण सर बंद करिए, दूसरी की बारी है। महेश वर्मा, आप ही बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ खुलासा। हाँ, महेश वर्मा को बोलने दीजिए सर। अभी तो मामला प्राइमरी स्टेज पे है। अरे भाई प्राइमरी स्टेज पर ही चर्चा कर रहा हूँ मैं, कब फाइनल स्टेज पर चला गया? उसके बाद भाई मैंने प्राइमरी स्टेज पे ही चर्चा की है, मैंने नहीं कहा अभी। अगर सवाल आपको पूरा नहीं सुनाई दिया हो और समाज में समझ में नहीं आता है तो मैंने अपने रिपोर्टर से आखिरी सवाल यही पूछा था कि क्या कोई मोटिव पुलिस बता पाई है? क्योंकि जब ये कोर्ट में मामला जाता है ना तो वहां पर चार्जशीट में मोटिव बताना पड़ता है, आखिरी में बताना पड़ता है। अगर आपका ज्ञान न हो पूरा तो उस ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब अपना भाषण बंद करिए। महेश वर्मा भाई, सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, यह कहना है फाजिल जी का। उनका कहना है कि भाई ऐसा होता रहा है, पुरानी सरकारों में भी एक तरफा कार्रवाई होती थी और पुलिस उसका जरिया होती थी। बरेली में भी कुछ जलाने की कोशिश नहीं की गई। जो वहां पर नमाजी थे उनमें उन लोगों को इकट्ठा करके या उनको रोककर लाठीचार्ज कर दिया गया। और साथ में जो बिहार और बंगाल के लोग हैं वो कोई और लोग नहीं है, वो वहां पर लेबर का काम करने के लिए आते हैं, जिन पर गलत मुकदमा पुलिस कर रही है। देखिए अक्षय जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। अतुल उस चीज को, हाँ सॉरी अतुल, इधर उधर की मैं बात नहीं करूंगा। मैं वो बात करूंगा जो इस देश में जो है इस्लाम के नाम पर या जिहाद के नाम पर या गजवे हिंद के नाम पर या एक कह लीजिए कि एक भारतीय नहीं एक मुसलमान के नाम पर जो एक तरह से जिहाद छेड़ा जाता है या जिहाद की जो एक कोशिश की जाती है। याद करिए आजम खान ने क्या कहा था कि भारत माता एक डायन है। ऐसी विकृत सोच जो इस देश के खाते पीते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का हवा पानी लेते हैं, उसके बावजूद इन लोगों के अंदर जमीर नाम की कोई चीज नहीं। ये वो बात करते हैं, ये उस तरह की सोच रखते हैं जिससे कि हमारा देश जो है किस तरह से टूटे, हमारा देश जो है किस प्रकार से है हिंसा में जो है वो लिप्त हो जाए और किस प्रकार से समाज में एक टूटन शुरू हो जाए ताकि फूलन देवी याद है, नफरती बोल फूलन देवी याद है भैया। मैं सुनो आपकी तरफ में अरे जिस तरह से नेपाल में ब्राह्मण मुक्त नेपाल की बात हुई, भारत की भी समस्या ब्राह्मण है। यहाँ की सारी समस्या की जड़ ब्राह्मण है। ब्राह्मण मुक्त भारत की बात हो रही है और ये ब्राह्मण मुक्त भारत है। इस तरह से नेपाल में ब्राह्मण मुक्त की बात की गई। ये ब्राह्मण की मुसलमान होने का मतलब ये ब्राह्मण की भाषा है, मनुवादी की भाषा है। ये जहाँ दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से दलितों को दबा लिया, मुसलमान को नहीं दबा पाएंगे। एजेंट हो क्या हो? पहले तुम ये बताओ, तुम आईएसआई के एजेंट हो क्या? हम बाबा साहेब अम्बेडकर के एजेंट हैं। किस नाते? हम संविधान के एजेंट हैं। हम गद्दारों के एजेंट नहीं है। हम गद्दारों के एजेंट नहीं है। सारी पूरी भारत की संसाधनों में ब्राह्मण लोगों ने कब्जा कर रखा है। सोच है पूरी दुनिया का है और इनके पीछे टूट रहा है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तुम लोग मुसलमान के नाम पर इस देश में जो ये हम लोगों ने देश आजाद कराया, हम लोगों ने संविधान बनाया, हम लोग इस देश के दलितों की, आदिवासियों की, तो इसलिए बुरा लगता है कि ये कैसे मुसलमान की आवाज उठा रहे। नहीं, उस जमा मस्जिद में अभी तक फूलन देवी का कौन किया था? लाठी क्यों नहीं फूलन देवी को कौन किया था? फूलन देवी फूलन देवी का साथ क्या हुआ? फूलन सिंह और मान सिंह को रहे हैं। पहले ये बताओ ना गरीबों को, आदिवासियों की सारी आईएसआई के एजेंट बन के, पाकिस्तानी एजेंट बन के काम करते हो यहाँ पे
ये हम जो बाबा ये साहब भजन अम्बेडकर उठते हो, के ये एजेंट जो हैं। पैसे तुम्हें मिलते हैं हम बोलने बाबा के साहब लिए, अम्बेडकर के ISI एजेंट के हैं, हम एजेंट के संविधान नाते के हैं, एजेंट हैं, हम ये दलाल जिस नहीं है प्रकार से भाजपा तुम के। लोग इस्लाम हम को, भाजपा के दलाल नहीं पैगंबर है। साहब को हम बर्बाद कर तनख्वाह रहे हो नहीं और ले उनको रहे हैं, बदनाम तनख्वाह कर रहे लेते हैं हो, चैनल से इसका मतलब और क्या है? दलाली पहले करते ये हैं बताओ। भाजपा की। 2 जगह से तनख्वाह उठा रहे हैं जो नहीं, लोग, दलाली वो चैनल से दलाली तनख्वाह ले रहे हैं दलाली की और सोच, दलाली भाजपा नहीं, की कर गैर रहे हैं। गैर उधर तुम्हारे भाजपा अंदर से होना तनख्वाह चाहिए, उठा रहे हैं, तुम इधर इस्लाम को चैनल से बदनाम कर रहे तनख्वाह हो, उठा रहे हैं। एक मिनट महेश वर्मा शांत हो जाइए। हाँ, एक बार फिर से फाजिल साहब क्या कह रहा है, आप फिर से एक बार बोलिएगा। तुमको मुसलमान होने का मतलब नहीं है इस देश में, बोलेंगे तुम्हारी सोच क्या है, एक तुम्हारी मिनट मानसिकता क्या है? फाजिल, मोहम्मद फाजिल फिर से जरा बोलिएगा। मोहम्मद फाजिल फिर से जरा बोलिएगा, क्या बोल रहा था अभी आप? अभी आपने क्या बोला था, क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिएगा। मुसलमान हो तो तुम ये नहीं करोगे, तुम गुंडागर्दी करोगे, अपराध करोगे, तुम आतंकवादी करोगे, तुम देश के गद्दार बनोगे। ठीक है, महेश वर्मा शांत हो जाइए। महेश भाई एक मिनट शांत हो जाइए। महेश भाई एक मिनट शांत हो जाइए। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। तारिक खान साहब, भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर इस बात का जिक्र करते तो लगता है कि यहां राजनीति करने वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन फाजिल खान साहब जो हैं, मोहम्मद फाजिल जो हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस का इस्तेमाल पहले भी गलत तरीके से होता रहा है। समाजवादी पार्टी के दौर में पुलिस का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ था। मुलायम सिंह साहब जो कि दिवंगत हैं, अब वो दुनिया में नहीं है, उस वक्त उन्होंने योगी जी को प्रताड़ित किया था। अब जो सरकार है बरेली में मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है, यानी उन्होंने सभी पार्टियों को और पुलिस को लपेटे में ले लिया। ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि बाबा साहब के एजेंट हैं। बाबा साहब तो अपने एजेंट किसी को बनाते नहीं थे, हो सकता है कि शायद इनको बनाकर गए हों। उनकी सोच और उनकी विचारधारा थी नहीं कि मैं किसी को एजेंट बनाऊं। सो कॉल इनके जैसे लोग जो कि एजेंट अपने आप बन जाते हैं बैठकर। मेरा सवाल यह है कि जो अब खुलासे हो रहे हैं, जो प्राइमरी खुलासे हैं, मैं नहीं कहता कि आखिरी हैं, फाइनल इनपुट क्या होगा, कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट होगी और कोर्ट को तय करना है, लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं उससे आपको नहीं लगता कि हां किसी की भी सरकार रहते अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा था अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो यह गंभीर है। सरकार क्या आवाज कम करिए फाजिल साहब की। हाँ, फाजिल साहब की आवाज जरा कम कर दीजिए। बताइए भाई मोहम्मद तारिक, अनम्यूट कर लीजिए सर, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। अरे तो मजाक कहां से पकड़ के लाते हैं इन लोगों को? तो फालतू जो भी मुंह में बकवास किए जा रहे हैं। महेश भाई एक मिनट। महेश वर्मा एक मिनट शांत हो जाइए सर, प्लीज आप शांत हो जाइए। महेश वर्मा प्लीज आप शांत हो जाइए सर, मैं आऊंगा, फिर से लौट के आऊंगा आपके पास। महेश वर्मा एक मिनट आप शांत हो जाइए। तारिक साहब, मोहम्मद तारिक, आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, मगर आप हाँ, अब बोलिए सर, बोलिए। मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, अपनी बात रखिए। मोहम्मद तारिक, आदमी की आवाज बंद कराइए, दुष्ट आदमी है। अरे दुष्ट सबसे पहले मोहम्मद फाजिल को स्क्रीन से हटाइए। ये महाबदतमीज किस्म का आदमी है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर यहां पर बैठा है। मैं ऑन एयर बैठकर बोल रहा हूं, इस आदमी को सबसे पहले हटाइए। मोहम्मद तारिक, अपनी बात आप पूरी करिए। मुझे दुष्ट कहेगा तू, ये दुष्ट आदमी बोलता ही जा रहा है। ठीक है मोहम्मद फाजिल, मैं फिर से कह रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, ये दलाली बंद करिए अपनी, और सामाजिक कार्यकर्ता का और एजेंट बनने का एजेंडा मेरे साथ मत करिएगा। अगर बोलना है तो तरीके से बोलिएगा, नहीं तो जाइए। मोहम्मद तारिक, अपनी बात पूरी करें। मेरा सीधा सा सवाल है, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं, कि जो अब तक की खुलासे हैं उनसे नहीं लगता है कि हां किसी भी सरकार में रहते, किसी की भी सरकार के रहते, अगर कोई इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है तो बड़ा गंभीर है, और उसमें आप सरकारों को और पुलिस को लपेटे में ले लें राजनीति करने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए? देखिए, आपका सवाल तो सुना ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखता हूं, क्योंकि बीच में बाकी लोग बोल रहे थे। नहीं, एक आदमी ज्यादा बोल रहे थे, उस समाज का ठेका लेके बैठे हैं ना, हिंदू समाज। आदमी की आवाज आपको नहीं सुनाई? बोलिए मोहम्मद तारिक। अगर आवाज आती है, भाषण नहीं सुनाई देता है मुझे। अगर भाषण देंगे, धमकी देंगे तो मुझे नहीं सुनाई देता है। आपकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। आप मोहम्मद तारिक को बोलने के लिए बोला है मैंने, उनको बोलने दीजिए। अगर भाषणबाजी करनी है उठ के जाइए। अगर भाषणबाजी करनी है उठ के जाइए। अगर भाषणबाजी करनी है मोहम्मद फाजिल तो उठ के जाइए। भाषणबाजी अगर करनी है उठ के जाइए, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है।
मोहम्मद फाजिल को आप जाने दे सकते हैं, अगर भाषण नहीं देना है चुपचाप बैठिए, अपनी बात रखिए। बहुत ताकत है। मोहम्मद तारिक अपनी बात पूरी करें। मोहम्मद तारिक हम क्या तनख्वाह पे काम कर रहे हैं? नहीं तो मैं भी आपकी तनख्वाह पे काम नहीं करता। फाजिल भाई थोड़ी देर एक अरे वो मिनट का दुष्ट बोल रहा है ना। हटाइए। हाँ, अगर है आप अगर एक दूसरे पार्टी के लोगों को अगर दुष्ट बोल रहे हैं तो वो आपके ऊपर भी लागू होता है सर, वो भी आपको बोल सकते हैं। हटाइए इनको, प्रेम से हटाइए। मोहम्मद तारिक अपनी बात पूरी करिए। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आपको सवाल नहीं सुनाई दिया, मेरा सवाल सीधा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस सरकार के रहते और पुलिस के रहते अगर इस तरीके से कोई प्लानिंग कर रहा है और फिर उल्टा आरोप सरकार या पुलिस पर लगे राजनीतिक तौर पर, तो क्या यह सही है? गंभीर नहीं है? अभी तक के खुलासे क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो तौकीर रजा ऐसी बातें तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं, मैं सालों से सुनता आ रहा हूं, है कि नहीं? आपने भी सुना होगा। तौकीर रजा चांद पे रहते हैं, क्योंकि तौकीर रजा तक तो पहुंच ही नहीं थी पुलिस की, क्योंकि ज्यादा वक्त तौकीर रजा का चांद पे जुपिटर पे बीतता है, धरती पे कहाँ रहते थे तौकीर रजा। इसलिए यूपी पुलिस की पहुंच नहीं थी तौकीर रजा। इससे पहले अभी आपके जब एंकर महोदय ने भी बताया कि तमाम बार तौकीर रजा ऐसी बातें कर चुके हैं कि आइए प्रदर्शन करिए, तो इन सब की जानकारी अगर पुलिस को थी तो पुलिस ने माकूल एक्शन क्यों नहीं लिया? ये स्थिति क्यों आई? पहली तो बात ये कि लोग सड़क पे आए, उनको क्यों मारा गया, ये सब कुछ जांच का विषय है, या लोगों ने कुछ किया? ये भी पुलिस की एक थ्योरी है कि लोगों ने आए थे सड़क पे बम लेकर और पेट्रोल बम जैसे जगह जगह बताया गया। अब यहाँ पर फिर से वही सवाल उठता है कि यूपी में जीरो दंगा हुआ, वही क्लेम तो यही है, अभी एनसीआरबी का डेटा भी आया, उसमें यही कहा गया। तो ये क्या, अगर इस पे सरकार कंट्रोल न करती सही से या इस वक्त पे न कोई एक्शन ले पाती, तो ये भी एक दंगा ही होता, या दंगा ही हो रहा था। या बहराइच में जो हुआ था उसको आप दंगा नहीं मानते हैं, या जो संभल में हुआ उसको आप दंगा नहीं मानते हैं, 4-5 लोग मर जाते हैं, कई जगह हुआ। तो अब इन सब की जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि अगर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो एलआईसी उसके टेक केयर करेगी। एलआईसी जानते हैं आप क्या होता है? बताइए। जो एलआईसी हम लोगों को बीमा करती है, तो वो बीमा कंपनी की पूरी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की। स्टेट पुलिस की तो कोई ना सरकार की जिम्मेदारी। तो आपके टाइम पे कौन करता था? एलआईसी करती थी। अब अभी एलआईसी ही कर रही है, हमारे टाइम में तो पुलिस ही करती थी। क्योंकि देखिए, सवाल यहाँ सरकार से ये पूछना चाहिए। नहीं तौकीर भाई, सवाल आप सरकार से पूछेगा, मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ। और एक सेकंड सीधे से सवाल बिल्कुल आप सवाल पूछेगा, उसका जवाब देंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, सरकार को जवाब देना। हाँ, सरकार को बिल्कुल जवाब देना होता है। मेरा सीधा सा सवाल है, अरे भाई एक मेरा छोटा सवाल है सर, उसी में ऐड कर रहा हूँ। महेश वर्मा उसका जवाब देंगे। एलआईसी आपके टाइम पे नहीं, इनके टाइम पे बीमा करती थी या क्या संभालती थी आपने बता दिया। लेकिन अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठे थे। उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी के दौर में अगर कुछ ऐसा होता था तो भी सरकार और पुलिस मिले होते थे और अभी भी मिले हुए हैं। उन्होंने सभी दल और सभी पुलिस का जो भी टाइम पीरियड रहा है सबको क्लेम कर दिया। वो आपको भी नहीं बख्श रहे हैं। अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो उल्टा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा दिया। उनके चश्मे से देखेंगे तो उस हमाम में आप भी हैं और वो भी हैं, दोनों हैं। नहीं, उसका मतलब उनकी पूरी बात का समझिए ये था कि अगर मतलब पुलिस की कोई थ्योरी दे रही है तो वो सही नहीं। क्यों? अगर पुलिस की ही थ्योरी सही थी तो 2007 में योगी आदित्यनाथ के ऊपर 17 से पहले हत्या के प्रयास और न जाने दंगा भड़काना, एक कब्रिस्तान पर जाकर हमला करना, इस तरीके के मुकदमे थे। तो वो थ्योरी जांच में गलत निकली, तब वो मुकदमे सरकार ने हटाए, वो अलग बात है। लेकिन एफआईआर क्या है? एफआईआर जो हुई है वो उसकी अभी मामला कोर्ट में जाएगा, और अगर सारी एफआईआर सही थी तो इसका मतलब है कि वो जो योगी के ऊपर हुई थी वो भी सही थी। इसलिए वो सरकार के प्रभाव में एफआईआर होती है, उसकी भी जांच होगी, वो भी मामला कोर्ट में जाएगा, और सभी मामले अब तक जिनकी हैं। अच्छा, एक ये बात, और मैं 30 सेकंड और लूंगा। बोलिए। अगर कोई सड़क पे आ रहा है, दंगा कर रहा है, तो उसको रोकना काम है पुलिस का। फतेहपुर में आपने रोका, कितने घर आपने तोड़े फतेहपुर में, जब मजार के ऊपर लोग चढ़ गए थे, तोड़ रहे थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने मुखलाल पाल ने कॉल दिया कि सब लोग आइए और मजार को तोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि कानून मुसलमानों को दूसरी नजर से नहीं देख सकती और किसी एक तबके को दूसरी नजर से नहीं देख सकती। क्यों यही कार्रवाई नहीं हुई? जो एफआईआर लिखी गई
उसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम ही नहीं। अब एक तरफ तौकीर रजा को रखिए, बिल्कुल कल्प्रिट है तौकीर रजा, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। अब मेरा स्टैंड क्लियर हो गया। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कानून तो सबके लिए और बराबर है, और जहां पर आपको वाकई पॉइंट के साथ, किसी फैक्ट के साथ, वो चाहे तौकीर भाई का है, वो चाहे महेश जी का है, अगर ये कहते हैं कि हाँ यहां पर गलत कार्रवाई, वो सवाल उठाना उसका लाजमी है। लेकिन ये कहना कि पत्रकार भी उसी श्रेणी में आ गया, पुलिस भी उसी श्रेणी में आ गई, सरकार भी उसी श्रेणी में आ गई, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम बाबा साहब के एजेंट हैं, मुझे लगता है ऐसे एजेंटों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सो कॉल्ड एजेंट अपने आप में बन जाते हैं और टहलने लगते हैं, और अब दिक्कत यह है कि टीवी पर बैठने भी लगे हैं। बहरहाल कृष्णा जी, माफी चाहूंगा, लंबा इंतजार आपको करना पड़ा। एक जल्दी से आपसे टिप्पणी, क्योंकि हिंदू जो त्योहार चल रहे हैं उस बीच में कई ऐसी चीजें निकल कर आई जिस पर हिंदू संगठनों ने भी आपत्ति की है कि यह टारगेट के साथ हो रहा। ये जो खुलासे हैं, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को, हिंदू समाज को कहीं ना कहीं ये डर है, भय है, या लगता है कि टारगेट के साथ, प्लानिंग के साथ हो रहा, या विपक्ष जो कह रहा, सामाजिक कार्यकर्ता तो जो आरोप लगा रहे, उनकी बात में भी थोड़ा आधार है कि हाँ कुछ ज्यादा ही खुलासे हो रहे हैं? धन्यवाद। बहुत टाइम से मैं अभी सभी को सुन रही थी। अभी आपने जो फाजिल तो नहीं कहूंगी, फजीता कहूंगी, जिन्होंने फजीते फैला रखे थे, बोलने के जहर उगल रहा है, और अपने आप को दलित दलितों के वो रहनुमा बोल रहे हैं, जबकि इनको दलितों से दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये अपने धर्म तक सीमित रहे, ऊपर से ये ब्राह्मण का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। अरे ब्राह्मण तो हमारे धर्म में झांकने की जरूरत नहीं, आप अपने धर्म में झांकिए। सबसे ज्यादा टेररिस्ट आपके उसमें आते हैं, या आप हमारे हिंदू धर्म पे जो आप उंगली उठा रहे हैं, और हिंदू धर्म जैसे ही कोई भी प्रोग्राम करता है, आप जो है आई लव मोहम्मद कहने की जरूरत क्या है? इस तरीके की चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत क्या है, जब आपके में साफ साफ लिखा है कि आप बैंड बाजे के साथ में बारात नहीं लेके जा सकते, आप फोटो नहीं खिंचा सकते, तो आप जो है बैनरों पे किस तरीके से फोटो भी लगा देते हैं, आई लव मोहम्मद लिखते हैं। इसका मतलब आपको डर है, हमें डर नहीं है। यह हिंदुस्तान हमारा, हम सबका है। और इसके बाद इस तरीके के जो जहर उगल रहे हैं, मुझे तो लग रहा था हम किसी पैनलिस्ट कोई बैठा है वो नहीं थे, एकदम ऐसा लगा किसी हम टेररिस्ट से बात कर रहे हैं। बात करने की तमीज नहीं है इस इंसान को। भगवा बोलते हैं कि पत्रकार भगवाधारी लग रहा है, पहनते हैं हम भगवा समाज के लिए। आज माता की हमने यहाँ पे तंजक की, सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे, लड़के जो लड़कियां बन के हमारे माए, हमने किसी को मारा नहीं, सबको खिला के भेजा। हमारे अंदर ये है, इनके जैसा नहीं है। इन्होंने सोचा जैसे नेपाल में हो गया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, मगर इनकी जो है बातें चली नहीं। ये तौकीर राजा को अपना खुदा मानते हैं। अरे खुदा तुम्हारा एक है, उसको मानो, उसके कहने पे चलो। आप जो है तौकीर राजा जैसे दो गाड़ी के इंसान के पीछे दौड़ रहे हो। ये 25 साल में राजनीति में बताते हैं, एक चीज तो उखाड़ नहीं सके, कोई पद तो पा नहीं सके, कोई नेता तो बन नहीं सके। यहाँ बैठ के आके जो है फालतू फन की बातें, कितनी जहर बोल रहे थे, कितनी जहर। ऐसे इंसान के खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो तो शायद अब नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने जो बदतमीजी की मेरे पैनलिस्ट से, उसका जवाब भी उनको मैं दे दिया। लेकिन कृष्णा जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। यहाँ पर मेरे साथ तौकीर भाई भी हैं, वो ठीक है किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये सवाल आ सकता है, क्या मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? क्या बंगाल और बिहार की जो थ्योरी यहाँ पर पुलिस बता रही है वो भी एक तरफा है? क्योंकि वहीं तौकीर भाई ये भी कह रहे हैं कि हाँ अगर कुछ होगा तो अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा। कोर्ट हमारी कैसे बनी है? संविधान के तहत बनी हुई है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलती है, तो भरोसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद भरोसा नहीं हो पा रहा। ये क्यों नहीं हो पा रहा? एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पर मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बंटवारा ज्यादा बढ़ता जा रहा है हिंदू मुसलमानों में? बंटवारा इनकी तरफ से हो रहा है। ये यहाँ पे राजनीतिक कुछ मुद्दे भी चल रहे हैं, बंटवारा इनकी तरफ से हो रहा है। सबसे ज्यादा यही अपने आप को जो है अपना बेचारा, अरे इतनी तुमको तकलीफ है तो बीजेपी की सुविधाओं को क्यों अपनाते हो? उसके हर चीज को कोई भी अगर कोई भी फायदा आता है, चाहे वो आप कह लीजिए आपका बीमा वगैरह कुछ भी कह लीजिए, जो हमारा कहते हैं जो मेडिकल का है उसको लेते हैं, राशन का होता है, हर जगह तुम आगे आते हो। क्यों आते हो? मना करो ना, तिरस्कार करो, मत करो। और उसके बाद जो है आज जब सारे इकट्ठे होके इस तरीके से, ये पत्थरबाज कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं? कभी मंदिर में हम लोग नहीं इकट्ठे हो सकते इतने, तो ये कहाँ से बाहर से लोग आए हैं? एक्शन तो सोचने वाली बात तो है। आपने सोचा कि यहाँ पर नेपाल जैसी हालात कर देंगे? शायद हो सकता है कि हम यहाँ पर फिर नेपाल जैसी जो है राजनीति कर लेंगे। अरे नेपाल से तुलना मत करो, ये भारत है, और वो भी यूपी।
यहाँ तो कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ ऐसे यहाँ पे एकदम चांस लेने की जरूरत हो मत समझो। इस तरीके के हालात हो गए आजकल, हमें मिल के चलने की बजाय बाहर के लोगों में, देशों में तुम अपनी खुद हंसी उड़वाते हो। ठीक है कृष्णा जी मैं रोक रहा हूं मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा जी बने रहिए हमारे साथ। महेश भाई एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। कुछ लोगों को शायद इस बात का मुगालता हो और गलतफहमी हो कि वो धमकाने वाली बात या उकसाने वाली बात करते रहेंगे, जैसे एक पैनलिस्ट भी यहां पर उकसा रहे थे, ठीक वैसे ही उकसाने वाले बरेली में भी आए थे। उनका कहना है कि नहीं, वो जिनको बताया गया कि बंगाल और बिहार से आए वो तो असल में रोजगार वाले थे या फिर वहां पर काश्तकारी का काम करने आए थे, पुलिस उनको फंसा रही। तौकीर रजा के लिए भी आपने सुन लिया कि उनका क्या कहना था। एक मिनट कृष्णा जी, एक मिनट। अब आपको तौकीर भाई की बात का जवाब देना है। वो समाजवादी पार्टी के तारिक भाई ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा क्या किसी और प्लेनेट पे रहते थे, वो तो पहले से उकसाने वाली बात करते थे। आपकी पुलिस ने पहले क्यों नहीं पकड़ा? अगर आपकी पुलिस के पास ये जानकारी थी कि हाँ वो यहां पर लोगों को बुला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो फिर आपने उनको नजरबंद करके क्यों छोड़ दिया? बाद में अब गिरफ्तारी कर रहे हैं, पहले ही गिरफ्तार कर लेते। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मंशा पर शायद आपके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। इसका जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए अतुल जी, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि 1947 में जब ये देश का पार्टीशन हुआ तो वो धर्म के नाम पर, एक तरफ धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान में वो मुसलमान रहना पसंद किए जिनको यहाँ के संविधान, यहाँ के विधि विधान, यहाँ जो हमारा कह लीजिए कि जो संसद या संविधान सभा ने जो पारित किया संविधान, जो उसमें विश्वास रखते थे, उन लोगों के लिए ये देश जो है उनकी मातृभूमि बनी और उन्होंने अपने आप को यहाँ कहीं ये समझा कि हम इस देश के वासी। अब उसी देश में अगर इस तरह के उन्मादी हो और इस तरह के उत्पाती हो, जिनको पालने पोसने का काम कैसे शुरू हुआ? हर जिले में एक अपराधी अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को पैदा किया गया। उसमें एक तौकीर रजा है जो कि याद करिए, जिसको कभी भी सपा प्रमुख ने आके यहाँ पर, जिसके अपील पे कई ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके चार्जशीट वापस कराया गया। ये राज्यसभा में ऑफिशियली उस समय के जो डीजीपी थे उनका ये बयान है ब्रिजलाल जी का। अब सवाल उठता है कि ऐसे में इस तरह की चीजों को हवा देना और हवा देके माहौल को विषाक्त बनाना, और जहाँ सब हम नारा ये करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसके तहत जो है सारे लोग जो मुसलमान इस देश के विधि विधान और संविधान में विश्वास रखता है उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिसको पाकिस्तान का फंड चाहिए, जिसको कहीं ऐसा करना है जो एक आतंक के सहारे अपनी दुनिया चलाता हो, जो ये समझता है कि मुसलमान मतलब करने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि अरे सरकार थी, इतने दिनों से तौकीर रजा बकवास किए जा रहा था। बकवास तो वो मायावती के टाइम में भी किया, उसने सपा प्रमुख के टाइम में भी किया, उसने और सजा जो है ऐसा थोड़ा था कि बिगड़े बोल नहीं थे, लेकिन आज उसकी बिगड़े बोल की सजा जो है उसको ऐसी मिली और उसकी वो पोल खुल के रख गई, खोल के कहीं रख दिया शासन प्रशासन ने कि उसके साथ आज कोई मुसलमान नहीं है, कोई किसी भी मुसलमानों का इस तरह का लेना देना नहीं है। महज ये जो है एक हवा खड़ा करके देश में, या कह लीजिए आजम खान हो या वो कह लीजिए अतीक हो, सारी हो, ये जो एक आतंक करके ये राजनीति करते थे। हर जिले से मैंने कि एक गुंडा जो है पैदा सफा करता था और करके और उसके जरिए जो राजनीति करने का एक महेश भाई मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन जो आपने बात कही मैं समझ गया। मोहम्मद तारिक, बहुत जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी चाहूंगा। भाई आपने कहा कि क्या तौकीर रजा इसके पहले इस प्लेनेट पे रहता था, नहीं रहता था? महेश जी का कहना है कि वो पहले भी यहीं पर रहता था जब आपकी सरकार थी और अब भी यहीं है, लेकिन अंतर इतना आया है कि अब उसके बारे में खुलासा भी हो रहा, वो घुटने पर भी आया है, और उसके जो लोग थे, जिन लोगों के जरिए वो उन्माद फैला रहा था, भड़का रहा था, उसके खुलासे भी धीरे धीरे हो रहे हैं, और वो सारे खुलासे पुलिस कोर्ट तक लेकर जाएगी, सिर्फ खुलासा करके नहीं छोड़ेगी, वो कोर्ट तक भी मामला जाएगा। मुझे लगता है कि संविधान पर आपको भरोसा होगा, कोर्ट पर भरोसा होगा, इंतजार करना चाहिए हमें। अगर पुलिस या सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी वो भी एक्सपोज होगी।
तौकीर रजा भी कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल रखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राइट तौकीर रजा को संविधान से मिला है, ये अपनी बात कोर्ट में ही जाकर रखेंगे, और कहां रखेंगे। अब अभी मैडम बोल रही थी कि मुसलमान लोग भाजपा की योजनाओं का लाभ उठाना बंद कर दें। मैडम समझिए बात को, ये हक मुसलमानों को बाबा साहब ने दिया, और मुसलमान भी बराबर जब वो साबुन, तेल, कंघा, मिर्चा और दुनिया भर की चीजें, गाड़ी खरीदता है तो वो टैक्स दे। सरकार क्या होती है मैडम? सरकार मैनेजर होती है, टैक्स कलेक्ट करती है और पब्लिक वेलफेयर स्कीम बनाकर जनता को वो वापस करती है डिफरेंट माध्यम से, धर्म देखे बगैर। ये आजादी के बाद से प्राविधान चालू हुआ। हाँ, आपकी मोदी साहब से, आरएसएस से आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आने वाला जो कानून बने उसमें मुसलमानों से टैक्स दूसरे किस्म से लिया जाए और उनको योजना भी ना दी जाए, उनका वोटिंग राइट भी छीन लिया जाए। ये सब कुछ आप मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर लोकसभा में कानून को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाकर करवा सकती हैं। आप ऐसी मांग कर सकती हैं, मगर फिलहाल अभी जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, उसमें टैक्स पेयर है, आप भी हैं, एंकर महोदय भी हैं, दूसरे बीजेपी के हमारे भाई हैं वो भी हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है और डिफरेंट मोड्स में खर्चा किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर में भी जनता को वापस किया जाता है। ये तरीका है, बदलाव आप करा सकती हैं। मोदी साहब से आप रिक्वेस्ट करिए, अच्छा माध्यम है, आज ही आप इस चैनल के माध्यम से कहिए कि उनको टैक्सेशन में बदलाव किया जाए, उनसे टैक्स कम लिया जाए या न लिया जाए, क्योंकि जो टैक्स देगा तब तो कोर्ट भी जाएगा, वो कहेगा हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें स्कीम मिलनी चाहिए, वोटिंग का अधिकार भी उनसे आप ले लीजिए, आप कर सकते। लेकिन अभी फिलहाल वोटिंग का अधिकार मुसलमानों के पास है, मुसलमान बराबर का टैक्स देता है, इसलिए भारत का हर नागरिक, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आप, क्रिश्चियन, बौद्ध, आदिवासी, पिछड़े, सब हर योजनाओं के लाभार्थी बनने के लिए लायबल हैं, बिल्कुल लायबल हैं। उसके लिए आप अलग से कोई कानून बनवाइएगा तो वो लायबल नहीं, आप बनवा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट करें मोदी गवर्नमेंट से। ठीक बात है, कृष्णा जी जवाब देंगे, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। भाई काफी कुछ उन्होंने सुना दिया, उनका कहना है कि मुसलमान भी टैक्स देते हैं तो उनको भी हक लेने का अधिकार है और पत्थर मारने का भी अधिकार है। मैं ये इनकी बात से सहमत हूं, मैं कहती हूँ लीजिए आप, मगर जिस तरीके से जैसा फाजिल जी बोल रहे थे, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आपको इतनी आपत्ति है, मैं उनके लिए बोला, मैंने सभी मुसलमानों के लिए नहीं बोला। आपने मेरी इस बात पे भी शब्दों पे आपने ध्यान नहीं दिया कि आज हमारे वहाँ जब कंजक खिलाई गई थी तो उसमें कितने बच्चे मुस्लिम थे। मैं संस्था भी चलाती हूँ, उसमें मुस्लिम बच्चे हैं। मैं कभी किसी बच्चों के लिए, कभी किसी धर्म के लिए नहीं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात आपने बोला आरएसएस, ना मैं आरएसएस से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, मैं संत समाज से हूँ। आपकी इस बात को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, एक चीज को लिए मैं क्यों कहूंगी, आप खुद कहिए, जिसको प्रॉब्लम है वो बोले। आप टैक्स देते हैं, ये संविधान नहीं, और इसमें बुराई नहीं है। एक सेकंड, ये नहीं, मैं इस पे रोक रहा हूँ कृष्णा जी। ये आरएसएस और बीजेपी या समाजवादी पार्टी क्या होता है भाई? आरएसएस भी इसी प्लेनेट पे रहने वाले लोग हैं, इसी धरती पर हैं और भारत कहा जाता है उसे। बीजेपी वाले भी यहीं के हैं, सपा वाले भी यहीं के हैं। अब बीजेपी वाले कहें कि नहीं सपा वाले दूसरे प्लेनेट के, तो ये नहीं मान सकता मैं कि वो नहीं है, ऐसा थोड़े ना है कि तारिक भाई तारिक भाई भी मंगल जैसे नहीं आते हैं, वो भी इसी प्लेनेट के, वो भारत में ही आता है, उत्तर प्रदेश के ही है। तो अगर बीजेपी और आरएसएस से कोई जुड़ा भी है तो कोई गुनाह कर दिया क्या? अगर बीजेपी आरएसएस से कोई जुड़ा है तो कोई गुनाह कर दिया क्या भाई? उसमें अगर जुड़ा है तो जुड़ा है, दिक्कत क्या है? अगर कोई सपा से जुड़ा है तो उसमें कोई गुनाह थोड़े ना है, कोई बीएसपी से जुड़ा है तो कोई गुनाह नहीं है। हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए गुनाह हो, लेकिन ये गुनाह नहीं है। वो अलग अलग पार्टियों का नजरिया हो सकता है, और अगर कोई नहीं भी जुड़ा है तो भी गुनाह नहीं है। कृष्णा जी अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, इन्होंने जो बोला है ना कि आरएसएस जो है, अरे अभी तक नहीं जुड़े थे, हम जुड़ जाएंगे और हम उनके लिए करवाते हैं, काम भी करवाते हैं। बेशक मेरा नाम नहीं था, मगर मैं प्रॉपर तरीके से अब जुड़ूंगी जिस तरीके से ये बोल रहे हैं। पहली बात, ये जो है संविधान से जो हमारा भारत चलता है, ये इसके जो भी सरकार आएगी, जो भी उसका भी कुछ भी कोई भी कायदा कानून बनेगा, सबको फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, इस बात पर तो आपत्ति है, किसी को बुरा लगे, कोई उस पर आपत्ति करे तो करता रहे, मुझे तो आपत्ति है। अगर कोई ये कहे कि नहीं हमें सरकार मतलब किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो पार्टी सत्ता में है, जिसे लोगों ने चुना है, उससे अगर आप हक की बात करते हैं, उससे योजनाओं का लाभ लेते हैं और कहते हैं कि हमने टैक्स दिया है, बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन फिर टैक्स देने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता
कि आप उस पर पत्थर भी मार दें, आप उसको कहें कि हमें तो कुछ सरकार ने दिया नहीं, या सरकार के कोई अच्छे काम और कोई गिनाए तो फिर उसमें पत्रकारों को भी आप कह दें कि नहीं सरकार की बात वो कर रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये उनका नजरिया हो सकता है। भाई सरकारों का काम होता है, सरकारें कोई एहसान नहीं करती हैं, वो चाहे किसी की सरकार हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके जो अच्छे काम थे उसको याद किया जाता है, उनके जो अच्छे काम नहीं तो उनको भी याद किया जाता है। बीजेपी अभी सत्ता में, उनके अच्छे काम को याद किया जा रहा है, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो सरकार से बाहर होंगे और उसको भी याद किया जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधा आधा बांट के और छिपा के राजनीति नहीं हो सकती कि हमारा अच्छा वाला दिखा दो और बुरे वाले पर बात ही मत करो। शर्म आती है क्या? बुरे वाले पर बात करनी चाहिए भाई, उससे सीखने को मिलता है। अगर आलोचना हो रही है तो उसको स्वीकार करिए, उससे समझने को मिलता है। आगे फिर से सत्ता में आएंगे तो सबक लेकर आएंगे। बताइए भाई महेश वर्मा, अब यहां पर पुलिस का जो रवैया था उसको लेकर सवाल तो खड़े हो गए, लेकिन खुलासे लगातार हो रहे हैं और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी दंगाई होगा या दंगा की मंशा से यहां पर आएगा, इलाज होगा। वो चाहे किसी दल का हो, किसी संगठन का हो या फिर किसी प्रदेश का हो। देखो भाई, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से पहले वो हिंदुस्तानी है। अगर वो हिंदुस्तानी होकर बात करेगा तो उसका हिंदुस्तान अपना है, ये समाज अपना है। इसके साथ अगर इस सोच के साथ उसको आगे बढ़ेगा तो उसको कहीं ये दिखाई नहीं देगा कि वोट दे रहा है मुस्लिम के, वो ऐसा है जो कि कुछ अलग है, जो हिंदुस्तान में वो कुछ अलग कर रहा है। ऐसी सोच के साथ जो है हिंदुस्तान में रहने की मानसिकता कभी भी ना ये देश का विधि विधान परमिट करता है, न किसी तरह से संविधान परमिट करता है। तो सबसे पहले तो इस तरह के विध्वंसक सोच को खत्म करना चाहिए कि भाई हम मुसलमान हैं, हम टैक्स देते हैं, हम वोट देते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप मस्जिदों से मारेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दंगा फसाद करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बम विस्फोट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंक पैदा करेंगे। ये इसके लिए आप मुसलमान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्या हुआ था फ्रांस में, मोहम्मद पे किसी ने कार्टून बना दिया था और उसका गला इन्होंने रिद दिया। तो सवाल यह है कि वहां तो आपके लिए मोहम्मद साहब कितने पवित्र और पावन हुए। इसी प्रकार से देखिए सलमान रुश्दी ने जो लिखा, इसी प्रकार से वो तस्लीमा नसरीन क्या थी जो बांग्लादेश की, वो आज भी निर्वासित जीवन जी रही है। तो सवाल यह है कि वहां तुम्हारा कट्टरपंथ से समझ में आता है, यहाँ तुम्हारा कट्टरपंथ कहाँ चला गया। जो तौकीर रजा जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है सड़कों पे जो है जिस प्रकार से गजबे हिंद का नारा देते हुए जिस तरह से कोहराम मचा रहा था, ये सारे मौन, इनके सारे ये जितने पॉलिटिकल विपक्ष के हमारे मित्र हैं, इनके मुंह पे मौन असर गया था। कारण क्या कि आप देना चाह रहे हो, इस देश में रहते हो, इस देश में मजे लूटते हो, इस देश के जो है सारे करदाताओं के टैक्स पे जो है मौज मारते हो। और जब इस तरह के जो उन्मादी होते हैं, उत्पाती होते हैं, अपराधी होते हैं, जब ये सड़कों पे इस तरह से दंगा फसाद कर रहे होते हैं तो मजे लेते होते हैं और कहते हो कि देखिए सरकार विफल हुई, प्रशासन विफल हुआ, इतने सालों से क्या कर रहे थे। अरे सवाल ये है कि आज जो हम कर रहे हैं ये आप ही लोगों का बीज बोया हुआ है। ठीक बात है महेश भाई, मैं रोकूंगा, आप समय की पाबंदी है। स्पष्ट बात यह है कि किसी की भी सरकार हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लगते रहेंगे, लगने भी चाहिए, वो राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन समाज के बीच में रहकर समाज को बांटने की जब कोशिश की जाएगी तो सख्ती होनी चाहिए। और बरेली में जो कुछ हुआ और जो खुलासे अब हो रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर अगर पुलिस कहीं गलत होगी तो उसका भी खुलासा होगा, उस पर भी लोगों की निगाह है, कोर्ट मौजूद है, उसके बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई खुलासा स्पष्ट हो रहा है, साफ हो रहा है, उससे कुछ तस्वीर साफ हो रही है तो उसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम सुनना चाहिए, लॉजिकल अपनी बात रखनी चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि बरेली के अंदर या किसी शहर के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर अगर कोई इस तरीके की मंशा लेकर आएगा या आ रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी